नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Haier, ITIL and Sensorant K. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उनके साथ आए हैं कुछ विधायक। कुछ वो विधायक जो कल अमित शाह की अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग शुरू होने के पहले तक मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब लगाए बैठे थे, और कुछ वो विधायक जिनके पिता इस समय खुद केंद्र में मंत्री हैं। तो क्या मंत्रिमंडल का बीजगणित रहा, इसे आज देखेंगे। फिर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस बात को पक्का किया है कि 25 मार्च 1971 के पहले जो भी व्यक्ति किसी और देश से असम में आया वो भारत का नागरिक ही रहेगा। दरअसल कुछ याचिकाओं में देश के नागरिकता कानून को चुनौती दी गई थी, लेकिन आज सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन चुनौतियों को खारिज कर दिया। इस पूरी खबर को समझेंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। हम लोग लग जाता तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके। ये वीडियो है एनकाउंटर का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों की आज पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हो गई। एनकाउंटर में 2 आरोपियों सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू के पैर में गोली लगी है। खबरों के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी तब हुई जब ये आरोपी बहराइच से सटे नेपाल की सीमा पार करने की कोशिश में थे और पुलिस से उनका आमना सामना हुआ। आला पुलिस अधिकारियों को सुनिए, उन्होंने क्या बताया। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। एनकाउंटर के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने देखा कि गोली उनके पैर में फंसी हुई थी, लिहाजा उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है। बता दें कि 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान बहराइच में हिंसा भड़की। इस हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की हत्या हो गई। रामगोपाल पर आरोप उस समय था कि उसने अब्दुल हमीद के घर पर धार्मिक झंडा एक लगा हुआ था, उसको हटा करके एक दूसरा धार्मिक झंडा फहराया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस केस में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है। मोहम्मद फहीम जो नामजद है, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल। इस बीच आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का बयान सामने आया। रुखसार ने आशंका जताई है कि एनकाउंटर में उसके भाई और पिता मारे जा सकते हैं। हम उनसे ये सिर्फ चाहते हैं कि वो इसकी छानबीन करे, इस केस की, इसमें जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए, क्योंकि अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। सिर्फ इसमें मेरे भाइयों को सामने लाया गया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की सरकार से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बस इसकी जांच पूरी तरीके से की जाए और मैं कुछ नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहले बात हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह की। कल विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने गए थे और आज यानी 17 अक्टूबर को उन्हें पंचकूला के सेक्टर 5 में मौजूद दशहरा मैदान में मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेनी थी। शपथ ग्रहण का दिन आया और आई तस्वीरें। सीएम बनने जा रहे नायब सैनी वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में पंचकूला के वाल्मीकि मंदिर में शीश नवा रहे थे। फिर वो पंचकूला के ही मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। फिर उन्होंने उन विधायकों को फोन मिलाने शुरू किए जिन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल उन्हें करना था, और इसके साथ ही टीवी स्क्रीन पर उन विधायकों की तस्वीरें आने लगी जिनके पास सीएम इलेक्ट नायब सैनी के फोन आ चुके थे।
दोपहर के 1 बजे का समय हुआ और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज उतरा। उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेना था। वो एयरपोर्ट से शपथ स्थल की ओर रवाना हुए और कुछ ही देर में शपथ समारोह की तस्वीरें सामने आईं। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शपथ स्थल पर पहुंचे हुए थे। साथ ही कई यूनियन कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे और फिर ये तस्वीरें आईं। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सीएम सैनी की शपथ के बाद विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में मंत्रियों के नाम देख करके सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो ये कि इनके जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की गई है। 13 मंत्रियों में से 2 दलित, 2 ब्राह्मण, 2 जाट, 4 ओबीसी, 1 राजपूत, 1 पंजाबी और 1 वैश्य हैं। कौन है ये नए मंत्री? शपथ क्रम में इनको जानते हैं। पहले हैं अनिल विज अंबाला के कैंट से विधायक हैं। वो उसके पहले भी राज्य सरकार में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। 70 के दशक में संघ से जुड़े विज पंजाबी बिरादरी से आते हैं और लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। इस बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवरा को 7,277 वोटों के अंतर से चुनाव हराया अंबाला से। दूसरे हैं कृष्णलाल पवार, पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है। पानीपत जिले के मतलोडा के रहने वाले हैं। पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट से 6ठी बार वो विधायक बने हैं। कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि को 13,578 सीटों से उन्होंने हराया। हाल फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य थे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 2014 में बनी खट्टर सरकार में वो परिवहन और जेल मंत्री भी रहे थे। तीसरे हैं राव नरबीर सिंह, ओबीसी में यादव समुदाय से आने वाले नरबीर सिंह गुरुग्राम से सटी बादशाहपुर सीट से विधायक हैं। इस बार उन्होंने 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। ये बड़ी जीत है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। उन्होंने कांग्रेस के वर्धन यादव को यहां से हराया। 4 बार के विधायक रह चुके नरबीर सिंह 2014 में मनोहर लाल खट्टर सरकार में लोक निर्माण विभाग में मंत्री रह चुके हैं। अगले हैं महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक हैं। पार्टी का जाट चेहरा हैं। इस बार लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की। उन्होंने 50,212 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन कुंडू को हराया। महिपाल ढांडा पहले भी राज्य सरकार में विकास एवं पंचायत एवं सहकारिता राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाल चुके हैं। अगले हैं विपुल गोयल, फरीदाबाद सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं। पार्टी का वैश्य समाज में बड़ा चेहरा है। इस बार उन्होंने 48,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के लाखन सिंगला को चुनाव हराया। 2016 में पहली बार वो खट्टर सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री बने थे, लेकिन साल 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। अरविंद कुमार शर्मा अगले हैं, सोनीपत की गोहाना सीट से विधायक हैं। पेशे से डेंटल सर्जन, पार्टी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं। उन्होंने कांग्रेस से लगातार 4 बार के विधायक जगबीर सिंह मलिक को 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया। पिछले 13 बार से अविजित गोहाना विधानसभा भाजपा की झोली में लाकर के दे दी, जो कांग्रेस उसको जीतती रही है। इसका इनाम ही उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में मिला है। श्याम सिंह राणा यमुनानगर की रादौर सीट से विधायक हैं। पार्टी का प्रमुख राजपूत चेहरा है। इस बार का चुनाव लगभग 13,000 वोटों से वो जीते। कांग्रेस के बिशन लाल सैनी को हराया। 2014 में इसी सीट पर विधायक बने थे, लेकिन 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। 2020 में उन्होंने कृषि कानूनों पर बीजेपी छोड़ दी थी और INLD इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए थे। जुलाई 2024 में वापस बीजेपी में आ गए। अगले हैं रणबीर गंगवा, हिसार जिले की बरवाला सीट से विधायक हैं। ओबीसी समुदाय में पार्टी का प्रमुख चेहरा है। इस बार लगभग 27,000 वोटों से कांग्रेस के रामनिवास घोड़ेला को शिकस्त दी उन्होंने। 2010 में इनेलो के टिकट पर राज्यसभा गए थे। 2014 में पहली बार वो हिसार की ही नलवा सीट से विधायक बने थे। फिर 2019 में वो भाजपा से नलवा का चुनाव जीत गए। फिर विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी बने। अगले हैं कृष्ण कुमार बेदी, जींद की नरवाना सीट से विधायक, बीजेपी का प्रमुख दलित चेहरा। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के सतबीर दबलैन को कुल लगभग 11,500 वोटों के अंतर से उन्होंने हराया। बेदी मनोहर लाल खट्टर के पूर्व राजनीतिक सचिव भी रह चुके हैं। अगली हैं श्रुति चौधरी, भिवानी जिले की तोशाम सीट से विधायक हैं। प्रमुख जाट और महिला चेहरा है पार्टी का। उन्होंने लगभग 14,000 वोटों से अपने चचेरे भाई और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को हराया। वो दिग्गज नेता किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सीएम बंशीलाल की पौत्री हैं। 2009 से 2014 तक भिवानी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर वो सांसद रह चुकी हैं।
अगला नाम है आरती सिंह राव, महेंद्रगढ़ जिले की अटेली सीट पर विधायक। एक और महिला चेहरा, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतर लाल को 2500 वोटों के अंतर से चुनाव हराया इन्होंने। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव पहली बार विधायक बनी हैं और देश के इतिहास का एक दुर्लभ मौका है जब पिता केंद्र में मंत्री है और बेटी राज्य में, और उनकी पार्टी भी एक ही है। आरती सिंह अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी रह चुकी हैं। अगला नाम है राजेश नागर, फरीदाबाद की तिगांव सीट से विधायक, ओबीसी समुदाय में भाजपा का एक और चेहरा। उन्होंने लगभग 37,000 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर को शिकस्त दी। साल 2014 में अपना चुनाव वो हारे, लेकिन 2019 और 2024 में उन्होंने लगातार ये सीटें जीती। गौरव गौतम अगला नाम, पलवल सीट से वो विधायक हैं, ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को लगभग 33,000 वोटों से हराया। केंद्रीय मंत्री कृष्ण सिंह गुर्जर के करीबी माने जाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और ये खबर भी यहीं तक। अब बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट से आई खबर की ओर। आप तक संभवतः ये खबर पहुंच गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता कानून की धारा 6A को संविधान सम्मत मान लिया है। यानी 25 मार्च 1971 से पहले असम में आए सारे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। इस एक लाइन का वजन समझने के लिए आपको संदर्भ समझना होगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद गौर न किया हो कि कौन सी चीज आपको भारत का नागरिक बनाती है। सामान्य समझ यही है कि जब यहाँ पैदा हुए तो यहीं के नागरिक भी हो गए, लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि आप वो दस्तावेज दिखाइए जो आपको भारतीय नागरिक साबित करता हो, तो तुरंत आप अपना पासपोर्ट खोजने लग सकते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास पासपोर्ट भी नहीं हुआ तो तब आप गूगल करेंगे कि भारत में नागरिकता किस कानून से मिलती है। जवाब है नागरिकता कानून 1955। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 से 11 मिलेंगे, जिनका संबंध नागरिकता से ही है। अंग्रेज भारत के 3 हिस्से करके गए थे। आज़ादी के बाद इन तीनों के बीच महाप्रवास देखने को मिला। कई मुसलमान पाकिस्तान की ओर गए और बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम भारत आए। गैर मुस्लिमों में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं और सिखों की थी। शुरू के कुछ महीनों में देखने को मिला कि जो लोग आए थे उनमें से कुछ लौट गए। इसी तरह कई लोग पाकिस्तान गए थे, लेकिन वे भी जल्द लौट करके आ गए। संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 को मिलाकर के पढ़ने पर हम पाते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग 26 जनवरी 1950 तक भारत आ गए थे, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। ये हो गई कट ऑफ डेट, जिसका जिक्र आज के फैसले में CJI DY चंद्रचूड़ ने भी किया। लेकिन ये कट ऑफ डेट भारत के एक सूबे पर लागू नहीं होती, असम। यहाँ पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों के लिए कट ऑफ डेट है 25 मार्च 1971। ये अलग कट ऑफ डेट आती है नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A से। असम के लिए अलग कट ऑफ डेट क्यों है? यही मूल सवाल था जिस पर आज कोर्ट में बातचीत हुई, बहस हुई और फिर फैसला हुआ। आप जानते ही हैं कि 1970 और 80 के दशक में असम में बांग्ला प्रवासियों का मुद्दा खूब तूल पकड़ा हुआ था। ये सब पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश से असम पहुंचे थे। जब संसाधनों और नौकरियों पर दबाव पड़ने लगा तब स्थानीय लोगों ने विरोध किया और 1979 के मध्य में असम आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ASU ने 6 सालों तक असम में की और उसकी वजह से वहां अस्थिरता भी रही। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और लगभग 900 लोग मारे गए। फिर राजीव गांधी सरकार ने असम समझौते पर, असम एकॉर्ड पर दस्तखत किए। पूर्वी पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था। इसके चलते बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान लाखों शरणार्थी असम और दूसरे सूबों में पहुंचे थे। हर किसी को वापस भेजना संभव नहीं था, तो असम समझौते ने बीच का रास्ता निकाला। कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले असम पहुंचे लोगों को भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए लोग भारतीय नागरिकता के लिए पंजीयन करा सकेंगे, लेकिन उन्हें पहले 10 साल वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा। इन्हीं बदलावों को लागू करने के लिए 1985 में, यानी असम समझौते के साल में ही, नागरिकता संशोधन कानून 1985 पास किया गया। यहां से 1955 वाले कानून में धारा 6A जुड़ गई। जैसा हमने पहले बताया था कि इसी धारा 6A को लेकर के सारी लड़ाई थी। असम पब्लिक वर्क्स जैसे असमिया अस्मिता की बात करने वाले संगठनों ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उसमें यह कहा कि धारा 6A भेदभावपूर्ण है, संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यह असम के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन करती है। इस धारा के चलते असम के मूल निवासी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन गए हैं। असम की 18% आबादी अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की है। इसके विपरीत पड़ोसी राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं उनमें कम अवैध अप्रवासी हैं। पश्चिम बंगाल में 7%, मेघालय में 1% और त्रिपुरा में 10%।
ये सारी बातें इस याचिका में कही गई। याचिका में ये दावे किए गए या कह दीजिए आरोप लगाए गए। इस याचिका में केंद्र को पक्षकार बनाया गया। चूंकि केंद्र असम समझौते में एक पार्टी था, इसलिए उसने अदालत से कहा कि सरकार ने असम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। उसने तो संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है और ये अधिकार उसे संविधान सभा में हुई बहस के नतीजे में मिले थे। केंद्र ने विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी हवाला दिया। यहाँ केंद्र बांग्लादेश के जन्म और उसमें भारत की भूमिका को लेकर के तर्क अपना रख रहा था। इन दो मुख्य पक्षकारों के अलावा कुछ संगठनों ने हस्तक्षेप का अनुरोध किया था, जैसे कि जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट यूनियन, आमसू जिसको कहते हैं, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस। इनका तर्क था कि असम की जनसांख्यिकी सिर्फ 20वीं सदी में बदली हो, ऐसा नहीं है। ये क्रम सन 1800 से चल रहा है। जब नागरिकता कानून की धारा 6A नहीं थी तब भी असम में एक से ज्यादा संस्कृतियां थी। उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 29 में मिले जिस संस्कृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं वो किसी एक संस्कृति को विशिष्ट या प्रधान नहीं मानता है। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि धारा 6A को अमान्य कर दिया जाता है तो कई लोग अपनी नागरिकता को खो देंगे और वे राज्य विहीन हो जाएंगे, स्टेटलेस हो जाएंगे। बांग्लादेश भी उन्हें विदेशी मान लेगा, जिससे उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केवल 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो ये बड़ा पेचीदा मसला था, इसलिए अदालत ने मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया, जिस पीठ ने आज फैसला सुनाया और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस SM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे इस बेंच में। इस बेंच ने 4-1 से फैसला दिया और कहा कि नागरिकता कानून की धारा 6A कानून सम्मत है। CJI ने कहा कि 6A से बंधुत्व या फ्रेटर्निटी के सिद्धांत का हनन नहीं होता। एक सूबे में किसी दूसरे जातीय समूह को महज उसकी मौजूदगी से स्थानीय जातीय समूह के अधिकारों का हनन नहीं होता। असम की संस्कृति के संरक्षण के लिए कानून बने हुए हैं। CJI ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, जिसके तहत बांग्लादेश में दमन हुआ। ऐसे में 25 मार्च 1971 की कट ऑफ की जो डेट है उसको आधार मिल जाता है। इससे पहले के प्रवासियों को बंटवारे से प्रभावित प्रवासी माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि कट ऑफ डेट के बाद भी अवैध प्रवासियों का आना जारी है, अतः अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए बनाए गए प्रावधानों पर ठोस अमल की आवश्यकता है। अदालत के फैसले में और कौन सी खास बातें थी, विशेषज्ञों से सुनिए। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जो बड़ी बातें थी उसमें यह था कि जो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस 6A से असर पड़ रहा है असम के लोगों पर, उनके बुनियादी अधिकारों पर और उनके संवैधानिक अधिकारों पर। इस पर केंद्र सरकार की दलीलों को तरजीह देते हुए संविधान पीठ ने माना है कि इससे किसी भी नागरिक के बुनियादी अधिकार पर या उसके संवैधानिक अधिकार पर किसी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही ये भी कहा है कि इस मामले में सीमा की तारबंदी और 6A को लेकर जो भी चीजें चल रही हैं, जो केंद्र सरकार और असम सरकार कदम उठा रही है, इस पर अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो चीफ जस्टिस इस मामले की निगरानी रखेंगे। यानी ये दो बड़ी बात है। इस फैसले को असम में चली NRC कवायद से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, लेकिन बात उतनी सीधी नहीं है। असम में NRC का मकसद 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों की पहचान था। फैसला 1971 तक आए लोगों को नागरिकता देने के संबंध में है। फिर असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अब तक 2019 में प्रकाशित NRC को स्वीकार नहीं किया है। इतना जरूर है कि हिमंता, जो अब झारखंड में भाजपा के चुनाव के सह प्रभारी हैं, जब झारखंड जाते हैं तो वहां NRC की बात करते रहते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस का टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहली सुर्खी देश के सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। देश के मौजूदा चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अगले CJI के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना का नाम अनुमोदित किया है। दरअसल CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद अगले CJI की कुर्सी संभालनी होगी, इसलिए कानून मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर नाम का अनुमोदन करना होता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों के वरीयता क्रम में CJI के बाद सीनियर मोस्ट जज संजीव खन्ना ही हैं, लिहाजा उनका नाम आगे बढ़ाया गया। अब जानते हैं उनका ब्रीफ परिचय। 14 मई 1960 को जन्म हुआ। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया, वकालत शुरू की। पहले 30 हजारी कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट गए। साल 2004 में दिल्ली सरकार के स्थायी वकील नियुक्त हुए। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरी यानी अदालत के दोस्त के रूप में काम करते रहे।
2005 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने, 2006 में परमानेंट जज हुए, 18 जनवरी 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल शुरू होगा, नए चीफ जस्टिस का, जो 13 मई 2025 तक चलेगा। अब उनके प्रमुख केसेस पर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई, इस पर साल 2023 में फैसला आया। जस्टिस खन्ना ने 5 जजों की बेंच के फैसले में सहमति व्यक्त की, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता को बरकरार रखा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, 2024 में 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जस्टिस खन्ना ने इस पर भी सहमति जताई। वीवीपैट का 100% वेरिफिकेशन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर बनाम भारतीय चुनाव आयोग के 2024 के इस मुकदमे में जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। चुनाव के बीच केजरीवाल को जमानत, 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ही दी थी। अगली सुर्खी है इंडिया कनाडा विवाद से जुड़ी हुई। आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि भारत ने कनाडा के सामने कुछ सालों पहले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गों के प्रत्यर्पण की मांग रखी थी, डिमांड रखी थी, लेकिन कनाडा की तरफ से कोई जवाब इस पर नहीं मिला। इस बयान में उन गुर्गों का नाम भी शामिल बताया गया है। वो हैं गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, अर्शदीप सिंह गिल, लखबीर लंडा और गुरप्रीत सिंह। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज ये भी कहा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या को लेकर के कोई भी सबूत भारत से अब तक साझा नहीं किए हैं। अगली सुर्खी है बिहार से। यहाँ के छपरा और सीवान जिलों से जहरीली शराब पीने से 2 दिनों में 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। साथ ही 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आप जानते हैं कि बिहार में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये मामला सामने आने के साथ ही शुरू हो गई है राजनीति। तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज और भगवानपुर प्रखंड के सभी पदाधिकारियों की टीम बनाकर माघर और कौड़िया पंचायत हम लोगों ने भेजा। साथ में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस भी भेजे गए। उसी दौरान हम लोगों ने सदर अस्पताल सीवान में भी सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम का गठन करके सदर अस्पताल को भी पूरी तरह से तैयार कराया। साथ ही CHC बसंतपुर को भी इसके लिए रेडी रखा गया। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।